हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश के लेसन 13 वर्च्यू पेज के एक्सरसाइज के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 के अंतर्गत एक्सरसाइजेस का पार्ट 1 जो था उसमें हमने रीड एंड लर्न के अंतर्गत ये जो शब्द थे इनको समझा था। इसके बाद हमने मैच द कॉलम्स जो थे इनको समझा था। गिव वन वर्ड, ये जो गिव वन वर्ड थे इनको भी समझा था अच्छे से। इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स के बारे में अच्छे से जाना और जितने भी क्वेश्चंस थे इनके आंसर्स हमने व्यवस्थित समझे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने पिछले वीडियो के पार्ट 1 के अंतर्गत हमने समझे थे। बी नंबर के प्रश्न के अंतर्गत जो टिक द करेक्ट वन का जो कॉन्सेप्ट था, ये भी हमने ये सभी प्रश्नों के बारे में हमने अच्छे से जाना। तो आज के वीडियो में हम पार्ट 2 के अंतर्गत प्रारंभ करते हैं लेट्स लर्न से। लेट्स लर्न में यहाँ से हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, पिछले जितने वीडियो थे उन सभी वीडियोस में आपने जो अभ्यास के बारे में समझा, जाना, सीखा, उसको आप याद करते रहें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने में आसानी होगी। चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स वीडियो पर या चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलती रहे और आपका अध्ययन भी कंटिन्यूअस बना रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेट्स लर्न, आओ सीखें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नो वन इन द वर्ल्ड कैन डू एग्जैक्टली वॉट यू डू। कोई भी इस संसार में एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक तरीके से नहीं कर सकता है वॉट यू डू, जो आप करते हो। यानी जो काम आप कर सकते हैं या जो काम आप करते हैं उसको इस संसार में कोई दूसरा, नो वन मीन्स कोई नहीं या कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, सम पीपल कांट डू वॉट यू कैन। कुछ लोग, सम पीपल कहते हैं कुछ लोग, कांट डू मतलब नहीं कर सकते हैं, वॉट यू कैन जो आप कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो काम कर सकते हैं उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये सबकी अपनी अपनी खूबी होती है। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम, आई वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज आई कुडंट फाइंड माई पेन। मैं स्कूल के लिए लेट हो चुका था, यानी मैं स्कूल के लिए लेट था बिकॉज, क्योंकि आई कुडंट फाइंड माई पेन, मैं अपना पेन प्राप्त नहीं कर सका था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसको सीधे तरीके से अगर कहा जाए तो मुझे मेरा पेन नहीं मिल पाया, इस कारण मैं लेट हो गया था। तो आई वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज आई कुडंट फाइंड माई पेन। तो ये इसका अनुवाद हो गया। चौथा देखते हैं हम, यू मे एंटर द रूम नाउ। आप कमरे में अब प्रवेश कर सकते हो। ये जो नाउ मीन्स है अब। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 5वें नंबर का, मे आई बोरो योर पेन। क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। तो इस प्रकार ये आपके 5 जो सेंटेंसेस दिए गए, ये सारे सेंटेंसेस आपके पूरे हुए। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम पेज नंबर 120 यानी 120 पेज नंबर पर आते हैं और हम यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन एंड कुड। ये कैन और कुड, इसकी बात कर रहे हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये कैन और कुड।
आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी कहते हैं सक्षमता या सक्षमता, इसको फिर से लिख देता हूं मैं, सक्षमता या योग्यता या सामर्थ्य। तो जो एबिलिटी है उसको व्यक्त करने के लिए ये कैन या कुड का यूज किया जाता है। इनको मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि विल, इसका वुड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कह रहा है कि जो कैन और कुड हैं ये दोनों एबिलिटी मतलब सामर्थ्य, योग्यता या सक्षमता को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कांट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इनएबिलिटी। इनएबिलिटी इसका एबिलिटी का अपोजिट है। तो इनएबिलिटी कहते हैं अक्षमता या अयोग्यता या असमर्थता। तो जो कांट है, कांट जो शब्द है मतलब कैन के साथ में नॉट का यूज कर रहे हैं, तो जो कांट शब्द है उसका प्रयोग इनएबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे और माइट आर यूज्ड टू आस्क फॉर और एक्सप्रेस परमिशन। यहाँ पर मे और माइट का जो प्रयोग है, मे, ये और माइट, इनका प्रयोग परमिशन व्यक्त करने के लिए, अनुमति व्यक्त करने या अनुमति पूछने के लिए, आस्क फॉर कहते हैं पूछने के लिए, इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब मे और माइट का जो प्रयोग है वह अनुमति के संदर्भ में इनका प्रयोग किया जाता है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। कहने का मतलब ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इन सेंटेंसेस को देखने की बात की जा रही है। तो चलिए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। 6 नंबर का सेंटेंस हम सबसे पहले देखते हैं। यू कैन लीव आफ्टर 5 PM। इसका मतलब है लीव मतलब निकलना या छोड़ना, आफ्टर 5 PM मतलब शाम के 5 बजे के बाद। आप शाम के 5 बजे के बाद निकल सकते हैं या जा सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों जो PM शब्द आया है, तो PM का मतलब होता है पोस्ट मैरिडियम, और इसके साथ साथ एक शब्द और आता है AM, तो इसको कहते हैं एंटे मैरिडियम। अब यहाँ पर दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो समय रहता है उसको हम कहते हैं PM। उसको क्या कहते हैं हम? PM। और रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का जो समय रहता है उसको कहते हैं AM। मतलब ये रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का जो समय है उसको कह रहे हैं हम AM। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो समय है उसको PM कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर या सेंटेंस की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट है कुड आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पर जो कुड यूज़ हो रहा है वो परमिशन के रूप में यूज़ हो रहा है। नीचे इसके बारे में खंडन किया गया है। हेयर कैन एंड कुड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। तो यहाँ पर जो कैन और कुड हैं ये दोनों का ही इसमें जो यूज़ किया गया है ये एक तरीके से अनुमति के रूप में यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर कुड बी मोर ट्रबल इन फ्यूचर। भविष्य में और अधिक परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर जो कुड का यूज़ हो रहा है वो संभावना के लिए यूज़ हो रहा है।
ठीक उसी प्रकार जो अगला सेंटेंस है यहाँ पर, ये 9th नंबर का, इट माइट बी रेन इन अ डे और टू, मतलब एक दिन में या 2 दिन में, 1 या 2 दिन में बारिश हो सकती है। तो ये माइट जो शब्द आया है, इसका मतलब भी यहाँ पर संभावना व्यक्त करने के लिए है, चूँकि सेंटेंस कह रहा है कि 1 या 2 दिन में बारिश हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर माइट का यूज़ हुआ है। कहने का मतलब है बच्चों, माइट संभावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये मॉडल फ्यूचर में जो कुछ भी घटित होने जैसा होता है उसके लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो कुड का यूज़ हुआ है, ये तो कुड भी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी या संभावना के लिए यहाँ पर आया है। तो ये दोनों, माइट और कुड, दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए आए हैं। चूँकि नीचे यहाँ पर दिया भी गया है, हेयर कुड एंड माइट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भविष्य की जो संभावित स्थिति है या जो भविष्य में संभावनाएं बनने की जो पॉसिबिलिटी है, उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। वी कैन समराइज इट एज, तो अब हमने जो पढ़ा उसको हम समराइज कर सकते हैं, मतलब उसका सार निकाल सकते हैं इसमें। तो ये हमने एक समरी इसमें बुक में ऑलरेडी तैयार है, उसको देखा, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि समरी के अंतर्गत क्या है। चलिए, मॉडल ऑक्सिलरी कैन, इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैन के बारे में। इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, कहने का मतलब है कि जो कैन है उसका प्रयोग एबिलिटी को शो करने के लिए होता है, मतलब सामर्थ्य या सक्षमता को प्रकट करने के लिए या समर्थता को प्रकट करने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी कांट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इनएबिलिटी, कहने का मतलब है यहाँ पर जो कांट सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी मॉडल सहायक क्रिया, उसका प्रयोग इनएबिलिटी मतलब असमर्थता या अक्षमता को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि जो कैन था इसका यूज़ एबिलिटी के लिए था। तो दोनों का विपरीत सेंस हो गया, कैन एबिलिटी के लिए और कांट इनएबिलिटी के लिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी कुड, अब यहाँ पर जो कुड की बात कर रहे हैं ये किस लिए? इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एबिलिटी इन पास्ट, बस थोड़ा सा चेंज है। ये कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, तो ये पास्ट में जो एबिलिटी थी, सक्षमता थी, उसको प्रकट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड होता है, जो कि पास्ट की सक्षमता है उसको प्रकट करने के लिए इसके स्थान पर, कैन के स्थान पर कुड लगा दिया जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड एंड मे आर यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन। सीक कहते हैं खोजना या तलाशना। तो यहाँ पर इसका इकट्ठा मीनिंग देखेंगे हम, तो सीकिंग परमिशन का मतलब होता है अनुमति मांगने के लिए या अनुमति लेने के लिए। तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड और मे जो हैं, तीनों कैन, कुड और मे, इनका प्रयोग अनुमति मांगने के लिए भी किया जाता है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी कैन एंड मे आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। जो कैन है और मे है, इन दोनों का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों आप समझ गए? मतलब किसी भी प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी है या संभावना है, उसको व्यक्त करने के लिए कैन और मे का यूज़ किया जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी माइट
might and could are used for expressing future possibility. भविष्य में जो कुछ होने वाली संभावनाएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए could और might दोनों का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो समरी निकल के आई, इससे पता चला कि हमें सेंटेंस किस प्रकार से यूज़ करने हैं। हमें किसी सेंटेंस को बोलना है तो उसमें हमारे भाव क्या हैं, उस भाव के आधार पर हमको इनमें से ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके हमें उस सेंटेंस में यूज़ करना है और अपनी बात को रखना है। इस प्रकार इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो सामने वाला भी व्यवस्थित समझ पाएगा। अगर आप सही से मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं तो आप व्यवस्थित अपनी बात रख पाएंगे और सामने जो कुछ लिखा है उसको भी समझ पाएंगे, सामने वाले को भी समझ पाएंगे। अब बच्चों ये जो सेंटेंसेस के जो एक तरीके से ये नियम थे, एक तरीके से ये रूल्स बता दिए गए थे, इसके आधार पर कुछ यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं, नीचे ये दिए गए हैं, सारे सेंटेंसेस ये दिए गए हैं। तो ये सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इनको। हम सबसे पहला सेंटेंस है आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल। मैं अंग्रेजी ठीक प्रकार से बोल सकता हूँ, मतलब मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इसका मतलब है कि सामने वाला विश्वास के साथ कह रहा है और उसके पास यह योग्यता है, यह योग्यता है, इसी को कह रहे हैं हम एबिलिटी। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एबिलिटी अगर है तो हम कैन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो कैन मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है वो इसीलिए आया है क्योंकि जो सेंटेंस है वो उसमें जो भी बोलने वाला है, बोलने वाला कौन है, आई, कर्ता। तो कर्ता को ये विश्वास है कि मैं इंग्लिश अच्छी प्रकार से बोल सकता हूँ, इसीलिए उसको पता है तो उसने कैन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर कैन का यूज़ बेहतर होगा। दूसरा है आई कांट स्पीक फ्रेंच। मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूँ। इसका मतलब है कि फ्रेंच नहीं बोल सकता हूँ, मतलब ये एक तरीके से अयोग्यता हो गई। क्या हो गई, अयोग्यता, या इसको हम अक्षमता भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब किसी कार्य को करने के लिए कर्ता अक्षम है या अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है तो वहाँ पर इनेबिलिटी का फॉर्मेट या इनेबिलिटी का भाव आएगा। तो उसके लिए आप इसमें कैन के साथ में नॉट का यूज़ कर दीजिए। तो इसी प्रकार से कैन के साथ नॉट का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा आई कांट स्पीक इंग्लिश या आई कांट स्पीक फ्रेंच। तो ये आपके सेंटेंसेस हो गए एबिलिटी के आधार पर और इनएबिलिटी के आधार पर। अगला सेंटेंस हम देखते हैं आई कुड जंप ओवर द वॉल व्हेन आई वॉज यंग। इसका मतलब है कि मैं दीवार पर कूद सकता था। कब, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था तब उस समय मैं दीवार पर जंप ओवर मतलब दीवार को कूद सकता था या दीवार को एक तरीके से जंप करके पार कर सकता था। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि यहाँ पर पास्ट में एबिलिटी है। पास्ट से मतलब भूतकाल की जो सक्षमता है या सामर्थ्य है उसको दिखा रहा है ये सेंटेंस, कि पास्ट में मतलब भूतकाल में वह कर्ता जो है आई, वह कह रहा है कि मैं उस दीवार को कूद सकता था जब मैं यंग था तब। तो यहाँ पर ये एबिलिटी पास्ट की है, इसलिए यहाँ पर कुड का यूज़ हुआ है। जैसे ही पास्ट आ गया है
पास्ट टेंस की बात आ गई तो यहाँ कैन कुड में कन्वर्ट हो गया है, बस इतना सा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हैं या आप अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर ये परमिशन के लिए, मतलब अनुमति के लिए यह सेंटेंस है। सामने वाले को अनुमति दी गई है या उसने अनुमति मांगी होगी, तब ये परमिशन दी गई, तब ये कहा गया कि आप अंदर आ सकते हो। दूसरा सेंटेंस है कुड आई बोरो योर बाइसिकल, कुड आई बोरो योर बाइसिकल, क्या मैं आपकी साइकिल उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पर परमिशन के लिए, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है, जब भी परमिशन के लिए यूज़ होगा तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस का फॉर्म नहीं प्रयोग करेंगे, मतलब इसको भूतकाल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि परमिशन के लिए हमें वर्तमान में ही बात करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आई कुड जंप, मैं दीवार कूद सकता था, ऐसा आया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा कि कुड आई बोरो योर बाइसिकल, क्या मैं आपकी साइकिल उधार ले सकता था, ऐसा नहीं बोलेंगे। यहाँ पर परमिशन के लिए हम बोलेंगे कि क्या मैं आपकी साइकिल उधार ले सकता हूँ, तो ये कुड का यूज़ आएगा। पास्ट में होगा तभी हम उसमें था का इस्तेमाल या था थी थे का इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस है ही कैन कम टुमारो, वह कल आ सकता है। इसका मतलब टुमारो मतलब आने वाला कल, जो नेक्स्ट कल है उसकी बात कर रहे हैं। तो वह कल आ सकता है, इसकी संभावना है, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब अगर संभावना है तो हम कह सकते हैं कि ही कैन कम टुमारो, तो भी यहाँ पर कैन का यूज़ हो सकता है। अगला है इम्पॉसिबिलिटी, अगर संभावना नहीं है, थोड़ी सी संभावना कम है, तब हम यूज़ करेंगे स्काई इज क्लियर, इट कांट रेन टुडे। अब आसमान साफ है, स्काई मतलब आकाश साफ है, इट कांट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती है। इसीलिए जब यह स्पष्ट है कि काम हो ही नहीं रहा है यानी असंभव है, तब हम इसको कांट के फॉर्मेट में यूज़ करेंगे। जैसा कि पहले भी एक सेंटेंस आया था कि इनएबिलिटी की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कांट आ रहा है, और एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कैन आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब पॉसिबिलिटी की बात आ रही है तो यहाँ पर कैन का यूज़ कर रहे हैं, और इम्पॉसिबिलिटी की बात आ रही है तो यहाँ पर हम कैन नॉट का यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सेंटेंसेस आपके मॉडल के आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से इनका प्रयोग हो रहा है। एक सेंटेंस और बचा है फ्यूचर पॉसिबिलिटी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं इट माइट रेन इन अ डे और टू। यहाँ पर बात क्लियर नहीं है, बारिश 1 या 2 दिन में हो सकती है, मतलब यहाँ पर संभावना है कि बारिश हो सकती है, इसके लिए माइट का यूज़ हुआ है। जब भी संभावना हो, थोड़ी बहुत संभावना हो, तब उसके लिए माइट का यूज़ करेंगे। और बच्चों विशेष रूप से जब हम मॉडल का ख़ास अध्ययन करेंगे किसी चैप्टर या ग्रामर के अंतर्गत, तब हम इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप अपने टीचर या सर की मदद से इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हमने जो ये पढ़े थे सभी, ये जो सेंटेंस हमने पढ़े, तो इनसे थोड़ा बहुत हमको कुछ समझ में आया, तो उसके आधार पर अब हमें ये जो ब्लैंक खाली स्थान है, ब्लैंक्स हैं, वो भरने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, द वेदर रिपोर्ट्स सेज
जो मौसम की रिपोर्ट है वह कहती है इट खालिस्तान रेन टुडे। तो यहाँ पर मे आएगा बच्चों। मौसम की रिपोर्ट कहती है कि आज बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश के बारे में संभावना ही व्यक्त की जा सकती है, इसीलिए वहाँ पर मे का यूज़ होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पहले से लगा दिए गए हैं तो अपन पढ़ लेते हैं। कैन यू रीड दिस पोएम फॉर मी प्लीज़। इसका मतलब है यहाँ पर एक तरीके से सामर्थ्य भी दिखा जा रहा है, सामर्थ्य भी दिखाया जा रहा है और अनुमति भी है, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो पढ़ लेता है और पढ़ सकता है, और सामने वाला जो अनुरोध कर रहा है तो वो एक तरीके से अनुमति के लिए इसका प्रयोग हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कैन का यूज़ होगा। कैन यू रीड दिस पोएम फॉर मी प्लीज़, कि क्या आप यह कविता मेरे लिए पढ़ सकते हैं, कृपया आप क्या यह कविता मेरे लिए पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का भाव प्रकट हो रहा है, अनुमति और सक्षमता का। अगला देखते हैं। आई एम नॉट वेल, आई कांट वर्क फॉर लॉन्ग। मैं ठीक नहीं हूँ, अर्थात मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेरी सेहत अच्छी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सक्षमता जो है तो वह इनेबिलिटी के रूप में आ रही है। इसको कहेंगे अक्षमता या असमर्थता। तो यहाँ पर जो कांट का यूज़ हो रहा है वह असमर्थता के रूप में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कांट का यूज़ करेंगे। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए आई कांट वर्क फॉर लॉन्ग, इसीलिए मैं लंबे समय तक काम नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। द न्यू काउंटर माइट ओपन नेक्स्ट मंडे। इसका मतलब है कि जो नया काउंटर है वह नेक्स्ट मंडे यानी अगले सोमवार को खुल सकता है। अब यहाँ पर जो माइट आया है इसकी संभावना है खुलने की काउंटर की, इसीलिए माइट का यूज़ किया गया है। तो जो काउंटर कहते हैं बच्चों, जो जहाँ पर या तो सामान कुछ मिलता है तो वह एक टेबल होती है या मेज जैसा होता है, या बैंक में काउंटर हो सकता है, या किसी ऑफिस का कोई काउंटर से मतलब जिस जगह आपका काम होता है या लेन देन की प्रक्रिया होती है या आपकी दस्तावेज वाली कोई कार्रवाई होती है, उसको काउंटर कहते हैं। तो ये सेंटेंस में कह रहा है कि नया काउंटर अगले सोमवार को खुलने की संभावना है, तो इसीलिए संभावना है तो इसके लिए फिर माइट का यूज़ किया गया है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। मे आई यूज़ योर फोन। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मे इसलिए आया है क्योंकि ये थोड़ा सा अनुमति के लिए भी है और औपचारिक है, मतलब औपचारिक तरीके से ये अनुमति मांगने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मे है, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मे आया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बी है, उसको पढ़ के देखते हैं। व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में चूंकि ये कह रहा है कि व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क, आप क्या प्रश्न पूछेंगे ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, मतलब ये नीचे जो निम्न 3 सेंटेंसेस में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुरूप आप क्या प्रश्न बनाएंगे। यूज़ अ मॉडल इन ईच सेंटेंस, और आपको प्रत्येक इन सेंटेंसों में मॉडल सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला सेंटेंस है यू वॉन्ट टू हैव आइसक्रीम। आप आइसक्रीम लेना चाहते हैं, आप आइसक्रीम
लेना चाहते हैं। तो आंसर इसका है कि मे आई हैव सम आइसक्रीम। तो इसको कहेंगे क्या मैं कुछ आइसक्रीम ले सकता हूँ। मतलब ये कंडीशन रखी गई है कि आपको आइसक्रीम चाहिए, तो आपको कुछ आइसक्रीम चाहिए तो उसको कैसे आप मांगेंगे, या किसी से या दुकानदार से कैसे कहेंगे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो वो मॉडल का यूज़ करना है, तो उसमें मे का यूज़ करेंगे। मे क्यों करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं, हम वहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं। तो मे आई हैव सम आइसक्रीम, क्या मैं कुछ आइसक्रीम ले सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ होगा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, दूसरा। यू वॉन्ट टू नो हु इज़ ऑन द टेलीफोन। आप ये जानना चाहते हैं कि टेलीफोन पर कौन है। तो इसका आंसर बनेगा मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, हु इज़ ऑन द टेलीफोन, कि टेलीफोन पर कौन है। तो इसका चूंकि दोनों का सेंस लगभग एक ही है, लेकिन बस ये जो हमने आंसर में लिखे हैं, इनको मॉडल वर्ब का यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को बना रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। यू वॉन्ट टू नो द टाइम, आप समय जानना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए करेंगे हम, या तो कैन का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, CAN, मैं फिर से लिख देता हूँ, या तो इसमें हम CAN का यूज़ करेंगे, कैन आई नो द टाइम। और इसमें आप मे का भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी एक आपको लगाना है, दोनों ही सही रहेंगे। चूँकि मे बेहतर रहेगा, क्योंकि मे एक औपचारिक अनुमति मांगने का या किसी चीज़ को पूछने का औपचारिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इस सेंटेंस को कि कैन आई नो द टाइम या मे आई नो द टाइम। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें कैन भी लिख सकते हैं और मे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपके ये बी नंबर का क्वेश्चन भी पूरा हो गया। प्रश्न नंबर सी हम देखते हैं। फ्रेम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एज इन द एग्जाम्पल। नीचे जो एग्जाम्पल्स ये दिए हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। मतलब फ्रेम द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एज इन एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इनमें कुछ सूचनाएं दी गई हैं, और इन सूचनाओं का प्रयोग करते हुए आपको फ्रेम द सेंटेंसेस, मतलब वाक्य बनाने हैं। अब वो कैसे बनाने हैं, वो सेंटेंसेस हम आगे के पृष्ठ पर या अगले पेज पर देखते हैं। सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उससे क्या है कि हमको ये उधर याद रहेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, नकुल वॉज मादरीज सन। नकुल मादरी का पुत्र था। दूसरा है, द यक्ष वॉज अ डिवाइन स्पिरिट। जो यक्ष था वह दैवीय शक्ति था, एक तरीके से दैवीय आत्मा के रूप में था। तीसरा है, भीम वॉज स्ट्रॉन्ग। भीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर वेरी भी लगा है। भीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब भीम बहुत मजबूत था या बहुत ताकतवर था, शक्तिशाली था। अगला है, युधिष्ठिर वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस। जस्टिस कहते न्याय। तो युधिष्ठिर जो थे वे अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। अगला देखते हैं, सहदेव वॉज द यंगेस्ट पांडव। सहदेव जो था वो सबसे छोटा, पांडवों में सबसे छोटा भाई था सहदेव।
अर्जुन वॉज वेरी गुड एट आर्चरी। जो अर्जुन था वह धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण था, मतलब कुशल धनुष चलाने वाला था। तो ये सेंटेंसेस बच्चों आपने पढ़े और इनको थोड़ा समझा, अब इनको याद रखना है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर इन सूचनाओं का प्रयोग करते हुए हमें नए सेंटेंस बनाने हैं। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। बच्चों अगले पृष्ठ पर हम आ चुके हैं और इसमें पहले नंबर का जो प्रश्न है, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। नकुल लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट। अब ये जो प्रश्न है इसको एक बना करके पहले से समझाया गया है, तो हम इसको समझते हैं कि ये किस हिसाब से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सेंटेंस है उसमें नकुल सब्जेक्ट है, तो नकुल को ये आंसर है बच्चों, यहाँ जो ये लिखा हुआ है नीचे सेंटेंस। तो नकुल हु वॉज माद्रीज सन, ये जो हूँ तो मन से लगाएंगे हम, लेकिन जो माद्रीज सन है ये हमने यहाँ से लिया है। पहला सेंटेंस में पहली सूचना या पहले हमने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है, मतलब बुक में पहले से ऑलरेडी दिया गया है, तो इस सूचना का इस्तेमाल या प्रयोग किया गया है। तो हम इस सूचना का प्रयोग करते हुए देखते हैं कि यह वाक्य किस प्रकार बना है। तो नकुल हु वॉज माद्री सन, उसके बाद यहाँ से फिर ये जोड़ दिया गया है लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट। कहने का मतलब है कि आपको बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट छांटो, तो सब्जेक्ट इसमें नकुल है, उसके बाद मर्जी से इसमें हु लगा दो, और नकुल जो है सब्जेक्ट, उसके बाद कोमा भी लगाना है, सभी में लगेगा। कोमा लगा के हु लगा देना है, WHO। ये थोड़ा पेन मिस्टेक कर रहा है लिखने में, WHO, नकुल कोमा हु। अब ये हु के बाद ये वहां से सूचना लानी है जो यहां थी। अब यहां से ये नकुल हट जाएगा क्योंकि वो नकुल ऑलरेडी उसमें आ गया। तो हु वॉज, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हु। ये जो हु लगाया गया तो वो इसी की जगह पे लगाया गया, तो यहां पर आ जाएगा हु वॉज माद्रीज सन। अब बचा इतना लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट, कोमा लगा करके इसको लिख दो। ये नकुल और हु लगा करके ये पिछली वाली सूचना ऐड कर दी और ये बचा हुआ सेंटेंस यहाँ पर ऐड कर दिया। तो बच्चों ये आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। द यक्ष आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो अब इसमें दूसरी सूचना का इस्तेमाल करना है यहाँ पर इसका। तो देखो कैसे करेंगे। तो यक्ष की जगह पे हु लग जाएगा, वॉज अ डिवाइन स्पिरिट। तो हमारे पास इसमें बचा वॉज अ डिवाइन स्पिरिट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द यक्ष हु वॉज डिवाइन स्पिरिट, ये उधर से ही लिया है हमने। अब इसमें इतना और बचा, तो इतना बचा, कोमा लगा के इतना और लिख दीजिए, ये हो गया साहब पूरा। अब इसके थोड़े से अर्थ समझा देता हूं मैं। पहले वाले का अर्थ है नकुल लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट, नकुल ने जंगल के चारों तरफ देखा। तो अब ये जो सेंटेंस है वो क्या बना, नकुल हु वॉज माद्रीज सन, नकुल जो कि माद्री का पुत्र था, लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट, उसने जंगल के चारों तरफ देखा। अगला सेंटेंस, अब मैं बच्चों यहाँ सिर्फ आंसर समझा रहा हूँ आपको, ये सभी आंसर्स हैं,
जो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं हैंड राइटिंग में, ये सभी आंसर्स हैं। अब आंसर में ये देखते हैं, द यक्ष, जो यक्ष था उसके बारे में बात कर रहे हैं। यक्ष हु वॉज डिवाइन स्पिरिट, जो कि एक दैवीय आत्मा के रूप में था या दैवीय शक्ति के रूप में था। आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे। अगला, भीम हु वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बच्चों ये जो हु वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग है ये यहीं से लिया गया है। देखिए आप, भीम वे वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो जो पहला वाला जो सब्जेक्ट है इसमें हर जगह हु लग जाएगा, क्योंकि ये डबल डबल यूज नहीं होगा। तो ये वेरी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ गया, हु वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। और बचा इसमें जो पेड नो हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस, ये हमने इधर लिख दिया। तो लिखना तो आपको आ गया होगा, अब मैं इनके अर्थ समझा देता हूं। भीम, भीम हु वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, भीम जो कि बहुत शक्तिशाली या ताकतवर था। पेड नो हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस, उसने उस अजीब आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगला है, अर्जुन वॉज अ ग्रेट वॉरियर। तो यहां पर इसका आंसर है अर्जुन वॉज वेरी गुड एट बो। इतना पिछले वाले से यहां से लिया गया होगा। ये यहां पर अर्जुन हु लग जाएगा इस स्थान पर, और ये वॉज वेरी गुड एट आर्चरी, ये यहां पर आ गया। तो अर्जुन हु वॉज वेरी गुड एट बो, यहां पर आर्चरी भी लिख सकते हैं, कुछ मिस्टेक हुई होगी। यहां पर एक बार देख लेते हैं, आर्चरी है तो आप यहां पर आर्चरी भी लिख सकते हैं। आर्चरी, इस जगह पे आप आर्चरी भी लिख सकते हैं। अर्जुन हु वॉज वेरी गुड एट बो या आर्चरी वॉज अ ग्रेट वॉरियर। अर्जुन जो कि धनुर्विद्या में बहुत ज्यादा निपुण था या अच्छा था, वॉज अ ग्रेट वॉरियर, वह एक महान योद्धा था। 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, सहदेव फेल्ड टू रिटर्न। अब इसके लिए सेंटेंस बनाना है, तो सहदेव तो ये है ही, इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं मैं। सहदेव हु लगाया, वॉज द यंगेस्ट पांडव, ये हमको यहां से मिल गया। यहां से इसकी जगह हु लगाएंगे और वॉज द यंगेस्ट पांडव, ये हम यहां पर ऐड कर देंगे। चलिए ये देखते हैं, ये ऐड कर देंगे और इस प्रकार ये हो जाएगा कि सहदेव हु वॉज द यंगेस्ट पांडव फेल्ड टू रिटर्न। इसका भी मतलब है कि सहदेव जो कि यंगेस्ट पांडव, इसका मतलब है कि सभी भाइयों में छोटा पांडव था, मतलब पांडवों में सबसे छोटा भाई सहदेव था, वह भी फेल्ड टू रिटर्न, मतलब वापस आने में असमर्थ हुआ, मतलब लौटकर नहीं आया। लास्ट का बचता है एक युधिष्ठिर, पहले ये पढ़ लेते हैं। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल। युधिष्ठिर, अब यहां पर हु वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, ये आपको फिर यहां से लेना है। देखो ये युधिष्ठिर की जगह पे यहां पे हु आ जाएगा और वॉज फेमस फॉर जस्टिस यहां पर आ जाएगा आपका जो अगला हमारा सेंटेंस है उसमें ऐड हो जाके, इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा, युधिष्ठिर हु वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस कोमा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल। युधिष्ठिर जो कि अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल, उन्होंने सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए। बच्चों यहाँ पर कोमा का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि ये जो एक सेंटेंस दिया गया इसके आधार पर ही आपको सभी ये सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर ये कोमा है,
उसके बाद जो हम वहाँ से उठा के ला रहे हैं उसमें कॉमा है। तो इन कॉमा के साथ साथ आप इन सभी सेंटेंसेस को बनाएं और आप अब यहाँ पर वीडियो पॉज करके व्यवस्थित रूप से अपने फेयर कॉपी या अपने टेक्स्ट बुक में इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों, आज का लेसन या एक्सरसाइजेस का जो पार्ट 2 है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 के साथ जो बची हुई एक्सरसाइज है उसके साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप इतनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और पार्ट 1 और पार्ट 2 दो एक्सरसाइजेज अभी तक कंप्लीट हुई हैं, इन दोनों का अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसके बाद तब तक के लिए कुछ इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।